सभी को नमस्कार और सभी ऑनलाइन बंधु जो इस प्लैनेट टॉक की एजुकेशन सीरीज के वेबिनार में जुड़े हैं, आप सभी को पुनः नमस्कार। आज हमारे साथ दो वरिष्ठ प्रधानाचार्य जो कि शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं, आज कैसे टेक्नोलॉजी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सभी शैक्षणिक विषयों पर अपने अनुभव हमारे साथ आज साझा करने वाले हैं। सर्वप्रथम हमारे साथ जो दो वरिष्ठ प्रधानाचार्य जुड़े हैं, उनका मैं आप लोगों के आगे परिचय कराता हूँ। रामायण सिंह राणा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रणाम है सर। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 25 वर्ष से काम कर रहे हैं और आपकी ग्रेजुएशन और डीएलएड तक शिक्षा हुई है और वर्तमान में आप सरस्वती शिशु मंदिर, नरेंद्र नगर, टिहरी में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आपका पुनः बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद। हमारे साथ अन्य प्रधानाचार्य गुरु प्रसाद जी उनियाल जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत। आपकी शिक्षा एमए बीएड हुई है और आपको भी 22 वर्ष का शिक्षा के क्षेत्र का एक लंबा अनुभव है और आप वर्तमान में सरस्वती शिशु मंदिर नागनी, टिहरी गढ़वाल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप दोनों लोगों का एक शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव है और आप उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उस पहाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो शिक्षा का जहाँ पलायन भी एक समस्या है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में नेटवर्क, संसाधन, रिसोर्सेज और बहुत दूरी है। एक सीमांत क्षेत्र पर आप दोनों प्रधानाचार्य जुड़े हैं और कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए इस प्लैनेट टॉक की शिक्षा सीरीज में हम उन लोगों से अनुभव ले रहे हैं, उन लोगों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा में क्या परिवर्तन आने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, बहुत ही अच्छे उसके अंदर रिफॉर्म्स किए गए हैं शिक्षा को बदलाव के लिए, परंतु उसका कैसे क्रियान्वयन होगा, उन सब विषयों को लेकर आज हमसे आपसे चर्चा करने वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 वर्ष बाद आई है, मोदी कैबिनेट ने उसको पास किया है और उससे पूर्व में 1968 फिर 1986 उसके बाद 1992 में कुछ बदलाव किए गए और उसके बाद अब 2020 में शिक्षा नीति का आना। तो सर्वप्रथम रामायण सिंह जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न यह है कि जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, इसके कौन से परिवर्तन या कौन से बिंदु आपको सबसे अच्छे लगे? जी, रामायण जी। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं पृथ्वी कुल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस शिक्षा नीति जो 2020 हमारे सामने खड़ी है, आई है, इसको जन जन तक और प्रत्येक घर घर तक जो पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये नई शिक्षा नीति 2020, इसमें बहुत सारे परिवर्तन जो देखने को मिल रहे हैं, आए हैं। इसमें सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आज तक हमारी पुरानी शिक्षा नीति में था 10+2, तो ये उसमें परिवर्तन ये किया गया कि 5+3+3+4, जो कि एक बहुत बड़ा, विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जहाँ शहरी क्षेत्रों में चलो जिस प्रकार बच्चा 6 से पहले भी शिक्षा ग्रहण करता था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चा जो है वो 6-7 वर्ष से पहले वो अनभिज्ञ रहता था। तो इसमें जो पहला जो पॉइंट है 5 इयर्स बच्चे के लिए, तो उसमें पहले की शिक्षा नीति में 6 साल का बच्चा जो है क्लास फर्स्ट में जो है वो एडमिट होता था, तो मानसिक तौर पर जो है वो उतना परिपक्व नहीं होता था पढ़ाई के लिए। लेकिन अब जो है 3 वर्ष का, उम्र में तो कोई डिफरेंस नहीं है। 6 साल में बच्चा आज भी जो है नई शिक्षा नीति के तहत भी वो फर्स्ट में जाएगा, लेकिन उससे पहले जो प्री प्राइमरी के 3 साल हैं उनको ऐड कर दिया गया, जो बहुत अच्छी बात है। और विशेषकर इस शिक्षा नीति में जो आंगनबाड़ी जो फॉर्मल एजुकेशन के तौर पर जो जोड़ी गई है वो है ही, लेकिन इसमें भाई साहब 3 साल का बच्चा जब विद्यालय में जाएगा तो 3, 4, 5 यानी 5 साल तक वो फर्स्ट में 6 साल में ही जाएगा,
लेकिन वो इतना परिपक्व हो जाएगा कि पहले की अपेक्षा वो फर्स्ट तक आते-आते वो काफ़ी परिपक्व हो जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, इसमें भाषाई परिवर्तन किया गया कि प्राइमरी लेवल पर कक्षा 5 या 8 तक भी हो सकता है। जो मातृभाषा में और जो या क्षेत्रीय भाषा उसकी जो लोकल लैंग्वेज होगी, उसमें बच्चा शिक्षण करेगा। तो इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि बच्चा जब पहले डायरेक्ट किसी हिंदी भाषा में शिक्षण का उसका माध्यम था, तो बच्चा जो है कुछ दिनों तक जो है वो दबा-दबा सा रहता था। क्यों? क्योंकि वो तो उसको वो भाषा नहीं आती, उसको तो अपनी लोकल भाषा आती है, मातृभाषा आती थी। वो घुल-मिल नहीं पाता था। लेकिन भाषाई तौर पर बच्चा जो है कक्षा 3 में जब पहली बार विद्यालय में जाएगा, जुड़ेगा, तो वो भाषाई तौर पर इतना कि कम से कम उसे बहुत सारे अपनी भाषाओं का ज्ञान, बोलना, चालना, कई शब्द, कई वाक्य उसको जान चुका होता है। तो ये बहुत बड़ी एक पॉजिटिव इस शिक्षा नीति में जुड़ी है और इसमें आगे के लिए परीक्षाएँ 3rd, 5th और 8th में जो परीक्षाओं का प्रावधान रखा गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चा जो है और दूसरी चीज़ें कि इसमें विदाउट बैग शिक्षण जो 5 के पहले 5 साल हैं, उसमें बच्चा जो है विदाउट बैग से शिक्षण करेगा, खेल-खेल में शिक्षण करेगा, संगीत, बोध कथा इसके माध्यम से वो सीखेगा। तो इसमें होता क्या है कि बच्चा पहले की शिक्षा नीति में बच्चा स्कूल के लिए तैयार नहीं होता था, छोटा बच्चा, क्योंकि उसे लगता था मुझे पढ़ाने के लिए जो है भेज रहे हैं। लेकिन अब उसको बच्चे को लगेगा कि अब मैं पढ़ने नहीं, मैं खेलने जा रहा हूँ और खेल-खेल में वो सीखेगा। आगे जो पहले शिक्षा का चयन यानी विषय चुनने की आज़ादी जो 11th में होती थी, अब वो 9th से ही बच्चे को हो जाएगी। वो अपने मनपसंद का जो है सब्जेक्ट चूज़ करेगा और बोर्ड को भी इसमें समाप्त किया गया हाई स्कूल का। तो बच्चे के अंदर जो एक बर्डन होता था, बोझ होता था कि मेरा जो है बोर्ड एग्जाम है, न जाने क्या होगा, इसमें बच्चा जो है अब उसे आज़ादी होगी। और दूसरी चीज़ भाई साहब इसमें जो सबसे पॉजिटिव है, तो इसमें रटने की प्रवृत्ति को एकदम समाप्त किया गया है। इसमें रटने की पद्धति से जो नॉलेज होता है वो चिरस्थायी यानी परमानेंट नॉलेज नहीं होता है। तो बच्चा जितना सीखेगा उतना करेगा, वो जितना करेगा उतना वो परिपक्व होकर के सीखेगा। ये इसकी बहुत अच्छी विशेषता। जी, जी, धन्यवाद। गुरु प्रसाद जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ बिंदु जो आपको सबसे अच्छे लगे हों? जी। सभी को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम पृथ्वी कुल को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि नई शिक्षा नीति के जागरूक करने के प्रकार के सेमिनार इत्यादि और इस प्रकार के डिबेट कर रहे हैं, सब लोग इसमें जागरूक हो रहे हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। रामनारायण जी को भी मेरे प्रणाम। प्रणाम। तो नई शिक्षा नीति में 34 साल बाद लागू हुई है। तो इसमें सबसे पहले जो भाषाओं का है, जो क्षेत्रीय भाषा 3 भाषा में शिक्षा होनी है, जो मातृभाषा है और हिंदी है और संस्कृत अंग्रेजी है। तो सबसे पहले अपने जो भाषा का उसको बढ़ावा मिलेगा। दूसरा उसमें जो मेरे को अच्छा लगा, तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्री प्राइमरी जो आंगनबाड़ी है, तो उसमें बच्चों को बढ़ावा दे रखा है कि 3 साल वो रहेगा और आंगनबाड़ी वो परिपक्व स्थिति में आ जाएगा उसको। और दूसरा जो इसमें खेल में जो शिक्षा बच्चों को दी जाएगी, तो वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें। तो शिक्षकों को गैर शिक्षक काम से हटाया जाएगा। जो शिक्षक पहले जैसे सरकारी में विभाग में होता है कि वो अन्य कामों में अन्य कार्य में भी लगाए जाते थे। अब इसमें एक देखा है, इसमें ये अच्छा है कि केवल वो चुनाव ड्यूटी में रहेंगे, इससे शिक्षा बाधित होती थी। चुनाव ड्यूटी में रहेंगे, बाकी वो पूरा शिक्षण कार्य बच्चों को शिक्षण कार्य में ध्यान देंगे। दूसरा जो
जो प्री प्राइमरी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यालय चलेंगे उनमें वहां पर जैसे सेंट्रल स्कूल में क्वार्टर अलाउंस होते हैं, तो उससे उनकी तरफ से भी वहाँ क्वार्टर अलाउंस हो गए, तो वहां पर जो बच्चे फिर जब वो वहीं पर रहेंगे आ रहेंगे तो बच्चों को अच्छी ढंग से उनको गुणवत्तावान शिक्षा दी जा सकती है, तो ये भी बहुत अच्छा है। जी। जो आज के तहत 18 वर्ष तक बच्चों को रखा गया था, तो उसमें 6 से 14 था, 14 है, 14 था, पर अब यह है 3 से 18। तो विद्यालय में फिर जो हेल्थ है, हेल्थ के बारे में भी, हेल्थी जो ब्रेकफास्ट है वो भी बच्चों को दिया जाएगा, वो भी बहुत ही अच्छा है नई शिक्षा नीति में जो पॉइंट है। और इसमें जो है विदेशी भाषा, तो विदेश अपनी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और इसका तो बढ़ावा है 3 भाषाओं का, तो जिसमें विदेशी भाषाओं को भी बच्चों को वहां पर पढ़ाया जाएगा, तो वो भी बहुत अच्छा है कि विदेशी भाषाओं का भी उसको जानकारी होगी, जर्मन है और अन्य जो भाषाएं हैं वो सब, और विज्ञान गणित में भी शिक्षा को बढ़ावा दिया उसमें बढ़ावा दिया जाएगा। वो भी 12वीं तक जो पढ़ाई है 4 भागों में बांटी गई है, तो 5+3+3+4। तो पहले जो 5 वर्ष है तो फाउंडेशन स्टेज की रहेगी, तो इसमें बच्चे का जो फाउंडेशन है बहुत बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। कूद तो गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण होगा, तो बच्चा बड़ा रुचि लेगा और वो विद्यालय आने के लिए भी किसी प्रकार का आनाकानी नहीं करेगा, टकराएगा नहीं। वो खेल में जो वास्तविक जो शिक्षण प्राथमिक कराया जाएगा अच्छा है। जी भाई साहब, जी धन्यवाद भाई साहब। थोड़ा नेटवर्क इश्यू है आपके साथ, कोशिश कीजिएगा अगले प्रश्न तक अगर वो थोड़ा सॉर्ट हो पाए तो। मैं वापस रामायण सिंह जी आपके पास आता हूँ। अभी कोविड के कारण पूर्व में लॉकडाउन रहा और अब अनलॉक के वर्जन चल रहे हैं, और आप लोग उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड में 2 नवंबर से स्कूल खुल भी रहे हैं, खासकर बोर्ड के 10th और 12th। कोविड के दौरान जो टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग पिछले 5 साल से कह रहे थे वो नहीं हुआ, परंतु कोविड के दौरान बहुत तेजी से प्रगति हुई। जो चीजें हम एक प्रोसेस में नहीं कर पाए वो कोविड ने कराया लॉकडाउन में शिक्षा का टेक्नोलॉजी से उपयोग करना। और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से किया। अपने पहाड़ी क्षेत्र में गांव-गांव तक आपके जितने भी छात्र विद्यालय में आते तक उन तक हर संभव कोशिश की कि वो शिक्षा से अछूते ना रहें इस महामारी के दौरान भी। परंतु मेरा इससे आपसे इस संदर्भ में प्रश्न यह है कि टेक्नोलॉजी को पहुंचाते समय, कोविड के समय आपको क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा पहाड़ी क्षेत्र में? रामायण सिंह जी। जी भाई साहब, किस समय जो कोविड में हमें, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं जी। और इसमें जो प्रॉब्लम आई है, सबसे पहले तो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी की, जी। और फिर क्योंकि सब जगह और विशेषकर जो संसाधन है, अभिभावकों के पास, पेरेंट्स के पास जो संसाधन है वो सीमित संसाधन है, क्योंकि हो सकता है किसी पेरेंट्स के 2 या 3 बच्चे हैं, वो ऑनलाइन क्लास, सबकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो मोबाइल उनके पास एक ही, और मोबाइल है भी तो फिर बच्चे जो है वो हमसे किसी प्रकार से लिंक से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं जी। या 7% बच्चे जो हम चाह रहे थे कि 70% बच्चे जो है हमसे जुड़े, वो उतना संभव नहीं हो पा रहा है। और उसमें सबसे बड़ी समस्या है भाई साहब कि जो विद्यालय में बच्चे और गुरु जो आपस में उनका जो रिलेशनशिप होता था, यानी बच्चे को, छोटे प्राइमरी लेवल के बच्चों को शिक्षा के लिए, सीखने के लिए तैयार करना, वो चीजें शायद ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू नहीं हो पाई। जी। और कनेक्टिविटी, मैंने कहा कनेक्टिविटी, और फिर जो हमने टीचिंग जो हम करा रहे हैं उनका जो मूल्यांकन कि क्या बच्चा जो है वास्तव में वो कार्य कर पा रहा है, वो चीजें उनका मूल्यांकन करने में बहुत सारी दिक्कतें का सामना जो है इस समय लॉकडाउन के समय में हुआ। जी। 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 आपने बताया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी और संसाधन, और
हम बहुत सारे सत्र कर रहे हैं, देश भर से कुछ सुझाव भी ले रहे हैं। उसमें एक सुझाव ये भी आया कि प्रशिक्षण होना चाहिए अभिभावकों का भी साथ में, जी टेक्नोलॉजी के तहत, तो जी वो जी भी बहुत अच्छा उपयोगी रहेगा। जी इसी प्रश्न पर आपने गुरु प्रसाद जी नागनी में बहुत काम किया है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। किन जी। दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको टेक्नोलॉजी को छात्र तक पहुँचाने के लिए? हाँ जी भाई साहब, पहले तो जैसे कनेक्टिविटी का तो विशेष है, पहाड़ों में थोड़ी दिक्कत, मैं भी इस समय ऐसे गुजर रहा हूँ, कनेक्टिविटी ढंग से नहीं। जी, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी का जो प्रॉब्लम तो है। दूसरे वैसे जैसे हमारे जो ग्रामीण अंचलों से ज्यादा लोग पलायन है, व्यवसाय के लिए इधर कहीं बाहर गए हैं, तो जी, वो लोग सब उस समय कोविड के कोई बम्बई, महाराष्ट्र, एक अन्य स्टेटों में थे, तो वो लोग किसी प्रकार घर आए, तो अपना जो व्यवसाय उनका पूरा पूरा छूटा। तो कई घरों में ऐसा भी था, कई घर में हमारे इधर नागरिक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो कईयों के पास मोबाइल नहीं थे। तो जी, मोबाइल फिर हमारे लिए समस्या, उस बच्चे तक, अब बच्चा भी होनहार है, बच्चा पढ़ने के लिए सब कुछ बढ़िया है, उसका जो शैक्षणिक जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छी है, पर बशर्ते कि उसमें घर में उसमें संसाधन नहीं है, तो हमारे लिए चुनौती थी। फिर हमने किसी प्रकार उनको बात करके उनसे कहा कि अगल बगल किसी का फोन होगा, चाचा ताऊ किसी का, उनसे उनको जोड़ा, तो उस बच्चे तक पहुंचने का हमने प्रयास किया। तो और दूसरा कि एक जागरूकता भी है, तो जागरूकता के माध्यम से वो लोगों को, अब पेरेंट्सों को भी जागरूक किया कि भाई अगर बच्चा, लोग सोच रहे थे कि स्कूल खुलेगा, अब खुलेगा, तो उसमें उनको, कई लोगों को व्हाट्सएप भी चलाना नहीं आता था, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी दिक्कत आती है, व्हाट्सएप चलाना नहीं आ रहा है उसको, और तो उनको कई चीजें, फिर अगर जो बगल है या कोई हमारे पूर्व छात्र हैं, उनसे बोला, उनको सिखाओ, ऐसे कराओ, तो ये अचानक ही होने पर तो बहुत दिक्कत आई है। तो अब जाके अभी मुझे लग रहा है कि पृथ्वी कुल का भी काफी सहयोग मिला, तो जो जो आप जो भी जागरूकता वहां से जो जो नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, तो हम उसको आगे पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो लोग उससे जागरूक भी हुए। और आज की डेट में अभी भी हमारे पास अभी 3-4 बच्चे हैं जिनके पास, 4 एक बच्चे हैं जिनके घर में अभी भी मोबाइल नहीं है, पर हमने उनको आस पड़ोस से जोड़कर वो पूरा शिक्षण उनको कराया है। उतना तो नहीं रह पाता है कि जितना विद्यालय में, पर ये सोचा है कि कम से कम जो बच्चा 100% रहता था, वो कम से कम 60% तो रहे सेकेंड स्तर पर, तो ये पूरा प्रयास किया। जी, तो कनेक्टिविटी का विशेष दिक्कत जी, तो आती है यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में। जी। हमें अभी भी महसूस हो रही है कनेक्टिविटी की दिक्कत आपके साथ। जी, जी बहुत-बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। जी, अंतिम प्रश्न रामायण सिंह जी, जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आना, उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी में भी बदलाव होता है। जैसे शिक्षा नीति आई उसके अकॉर्डिंग बदलाव भी चाहिए। विद्यालय को भी उसके क्रियान्वयन के हिसाब से कुछ बदलाव करने पड़ेंगे और इसी हिसाब से हमने जो एप्लीकेशन बनाई है पृथ्वीकुल की, उसमें भी बहुत एक तेजी से हम बदलाव कर रहे हैं और कोशिश है कि जो अगला सत्र मार्च वाला शुरू होगा, उससे पूर्व में एक नया वर्ज़न आप लोगों तक पहुँचाया जाए। तो आपने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, तो आपको क्या-क्या लगता है कि किन-किन चीज़ों की आवश्यकता है? एक टेक्नोलॉजी में क्या-क्या चीज़ें और आनी चाहिए? क्योंकि आपको प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कोविड में, जी तो और क्या-क्या चीज़ें सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में जोड़नी चाहिए जिससे सरलता से टेक्नोलॉजी को सब लोग सीख पाएँ? तो किन फीचर्स को आप चाहते हैं कि अगले वर्ज़न में वो ऐड होकर आप तक पहुँचे? जी। भाई इसमें पृथ्वीकुल का जी, बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि 2-3 सालों से की अगर हम तुलना करें, जब से पृथ्वीकुल से हम जुड़े हैं, तो लगभग विद्या भारती के 80% से ऊपर विद्यालय ऐसे हैं, जहाँ कंप्यूटर आज उपलब्ध है। पहले सं सक्षम थे विद्यालय, लेकिन कंप्यूटर क्यों नहीं थे? क्योंकि उसका जानकार नहीं। लेकिन अब जो है पृथ्वीकुल ने ये कंप्यूटर ऑनलाइन या डिजिटल करने की जो कोशिश की है, उसके लिए हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं पृथ्वीकुल का। और इसमें भाई साहब पृथ्वीकुल लगा हुआ है कि वो जो है विद्या भारती का एक डिजिटल
शोध संस्थान, रिसर्च सेंटर जिसको हम कहते हैं। लेकिन इसमें प्राइमरी कक्षाओं के लिए भाई तक, क्योंकि ऑनलाइन अब भविष्य में कोविड ने तो हमें बता ही दिया कि ऑनलाइन से जुड़ना जो है बहुत जरूरी है। तो प्राइमरी कक्षाओं के लिए कुछ एक्टिविटीज नई शिक्षा नीति के तहत, क्योंकि प्री प्राइमरी में जो है बच्चा विदाउट बैग से शिक्षण सीखेगा, तो उसमें कुछ नई एक्टिविटीज या ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट यानी टीचरों के लिए भी हो और बच्चों के लिए भी। और सर अभिषेक जी, विशेष रिक्वेस्ट है कि इसमें समाज के कुछ अभिभावक या विद्यार्थियों को भी क्या इस पर चर्चा में जोड़ करके उनके वाद विवाद प्रतियोगिताएं या कभी कोई गोष्ठियां रख करके उनके भी कुछ बिंदु लिए जाएं, उनकी भी विचार लिए जाएं, क्योंकि ताकि उनको वो इस पे जो है इंटरेस्टेड भी हों और वो शिक्षा नीति के थ्रू इसके माध्यम से शिक्षा नीति पर जो है वो उसका लाभ भी ले सके, उसके बारे में जान सके। जी, निश्चित। आपके सभी सुझाव मैंने नोट किए हैं और हमारा अत्यधिक प्रयत्न रहेगा कि जैसे भी मार्च तक इसका अगला वर्जन आता है, उसमें आपको एक्टिविटी भी, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी, कंटेंट भी और डिबेट के लिए जो भी अधिकतम चीजें हो सकती हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अंतिम आपसे सेम प्रश्न है, गुरु प्रसाद जी। जी। पृथ्वी ग्रुप का मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद है कि जैसे आपने जो इस समय हमारे बहुत काम आई हो, उपस्थिति का जो आपने प्रशिक्षण हमारे आचार्य बंधुओं को, हम लोगों को दिया था, तो जो उपस्थिति हम पेरेंट्स तक पहुंचा पाए, तो इसे जब हमने स्थिति यहाँ से लगानी शुरू की, तो लोगों ने कि हम उनके पास मैसेज आता था अनुपस्थित का, तो इससे बहुत जागरूकता आई लोगों को, हम तो हमारे बच्चे तो अनुपस्थित है, अलग से उनको फोन करके हमारा बच्चा तो उपस्थित था। तो उससे ये डिजिटल के क्षेत्र में दूसरा क्या है कि जो प्रशिक्षण है, अच्छा जैसे आपके माध्यम से जैसे नई जो प्री प्राइमरी क्लासें हैं जो चलने वाली नई शिक्षा नीति में, उसके माध्यम से अगर माना कोई आगे जो प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि बच्चों को बस्ता रही जो शिक्षण देना है, तो उससे अगर आपके यहाँ कोई प्रशिक्षण उसे दिया जाए, हम लोग उसमें बच्चों को अच्छा सा शिक्षण दे सकें। जी जी जी, आपके सभी इस पूरे वेबिनार में, इस काइंड ऑफ इंटरव्यू में जितने भी आपके सुझाव आए और तीनों प्रश्नों पर हमने सभी नोट किए हैं और उसका एक नोटेड ड्राफ्ट आप लोगों तक भी हम पहुंचा देंगे और जो भी बदलाव होंगे जल्दी ही आपको एप्लीकेशन में दिखेंगे। आपने इस वेबिनार में अपना समय दिया और हमें जमीनी हकीकत से और रूबरू कराया कि ये बदलाव होने चाहिए। आप दोनों लोगों का पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद इस वेबिनार से जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद भाई।